इस पर्टिकुलर वीडियो में 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले वाले कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि 16, 17, 18, 19 तो पहले मैंने डिस्कस किया था। 20, 21, 22 का भी वीडियो मैंने डाल दिया अपने चैनल पे, और 13, 14, 15 का डिस्कस करना है तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और 2016 में क्या था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने 2 पार्ट में वीडियो को डिस्कस किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कॉमन थे। तो इस पर्टिकुलर लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी जिसमें पूरा 100 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहला जो सवाल है ये पॉलिटी का सवाल है। बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन में लैप्स नहीं करता है, डिसोल्यूशन में लैप्स करता है। बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर 2 ओनली है। ये पॉलिटी का एक ईजी सवाल है। पॉलिटी में बस कल ध्यान ये रखना होता है कि आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए तो आपके सवाल वैसे ही निकल जाएंगे। और उसके अलावा जो अब रिवाइज जब कर रहे हैं ना, तो उस बेस्ट है कि आर्टिकल वाइज आप रिवाइज करते जाइए। 1, 2, 3, 4 से लेके आप 370 जहाँ तक भी है वहाँ तक, आप 395 तक है वहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो यूपीएससी आपका केवल कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें ही पूछती है, तो वो भी आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी पूछती है आप उसी पे फोकस करेंगे। अपना रिवीजन कम टाइम में भी हो जाएगा और मेंस के लिए आपको आर्टिकल भी याद हो जाएगा, अलग से मेहनत नहीं करनी होगी। और पॉलिटी वाले सवाल में एक दिक्कत क्या होती है, जल्दबाजी में बहुत बार गलत हो जाता है, तो आराम से उसको सॉल्व करना है। ईजी इतना भी नहीं लेना है उसको, और जनरली ईजी होता है, सारे सवाल अब आप सही कर लेंगे। इधर आप कुछ थोड़े डिफिकल्ट सवाल भी आ रहे हैं, और इधर रोपा पे भी सवाल आने लगा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो वो भी आप देख लीजिएगा। 1951 वाला जो है, 50 वाला पे क्या ही कोई पूछेगा। और उसके अलावा फिलॉसफी बेस्ड सवाल है, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको एक सेंस मिल जाएगा, उसके बाद आपको कोई सवाल गलत नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय द इफ्प्री टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर रिपोर्ट? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग और मॉर्टलिटी। अब हंगर में तो आप स्टंटिंग वेस्टिंग तो आप पढ़ते ही होंगे, तो ये होगा ही होगा। अंडर नॉरिशमेंट भी होगा ही कि कम खाना मिल रहा है। मॉर्टलिटी भी, नहीं खाना मिलने की वजह से मॉर्टलिटी भी होती है, तो ये भी होना ही चाहिए। तो सब होना चाहिए, तो आंसर 1, 2, 3 है। लॉजिकली देखेंगे आंसर आपका निकल जाएगा। अब आप डेप्थ में जाके आप देखेंगे कि अच्छा स्टंटिंग को 1/6 वेटेज मिलता है, आपका वेस्टिंग को भी 1/6 मिलता है, मोर्टलिटी को 1/3 मिलता है, अंडर नॉरिशमेंट को 1/3 मिलता है। अंडर नॉरिशमेंट में आपके पूरे होल पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, बाद बाकी में जो होता है आपके 0 to 5 ईयर्स कवर किया जाता है। अब डिटेल में जब आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये कॉमन सेंस का सवाल था पहला वाला तो पॉलिटी का, दूसरा वाला कॉमन सेंस का सवाल था। देयर हैज़ बीन परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन टू रिड्यूस बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट कैसे कम कर सकते हैं? उसके लिए आपको क्या होगा कि टैक्सेस बढ़ाना होगा, और फिर आपकी सब्सिडीज़ वगैरह को कम करना होगा। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़ बिल्कुल सही है। न्यू वेलफेयर स्कीम आप नहीं लाएंगे। और रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है। और रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, तो आंसर इसका 1 और 3 हो जाएगा। ये सिंपल सवाल है। इकोनॉमिक्स में आपके जो सवाल की डेफिसिट कैसे कम करेंगे, फिजिकल डेफिसिट कैसे कम करेंगे, इन्फ्लेशन कैसे कम करेंगे, किस केस में आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, किस केस में करेंसी वीक होती है, ऐसे सवाल ये पूछे जाते हैं, तो ये आपका स्ट्रांग फोटे होना चाहिए। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट? अब ये वाला सवाल देख लीजिए। अब ये जो 2016 का पेपर था, करंट अफेयर्स से टोटल 37 क्वेश्चंस आए थे, तो काफ़ी इजी पेपर हो गया। तो क्योंकि करंट अफेयर्स में तो आप 37 में इजीली आप 30 स्कोर कर लोगे, 7 आप बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए काफ़ी ये इजी पेपर था और काफ़ी इसका हाई कट ऑफ गया था। उसके बाद करंट अफेयर्स का कंपोनेंट कम होने लगा और पेपर टफ होने लगा। मेन रीज़न एक ये भी है, और दूसरा जिस तरह से वो सवाल बना रहे हैं, फोकस एरिया जो जो रह रहा है यूपीएससी का, तो उसमें भी कुछ चेंज आया जिसकी वजह से पेपर डिफिकल्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे पेमेंट बैंक से रिलेटेड है कि मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रोमोटर्स ऑफ द पेमेंट बैंक्स। हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो, लेकिन ज़्यादा चांस है सही होने का। ठीक है। और पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। यहाँ पे फ्लॉ आ रहा है आपका। पेमेंट बैंक्स कैनॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़। हाँ, लेंडिंग एक्टिविटीज़ अंडरटेक नहीं कर सकते। यहाँ पे ये करंट अफेयर्स का डायरेक्ट सवाल था, वो आपका डेबिट कार्ड दे सकते हैं और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। अब यहीं पे देखिए कैनॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी। आप लेंडिंग एक्टिविटी नहीं अगर अंडरटेक नहीं कर सकते हो, तो क्रेडिट कार्ड तो आपका लेंडिंग एक्टिविटी तो हुआ एक तरह से। तो 2 और 3 आपका दोनों साथ में जा ही नहीं सकता है। तो 2 और 3 आपका ज़्यादा साथ में नहीं जा सकता, तो ये ऑप्शन ऐसे ही आपका चला गया। अब एक ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आप, तो आपको वो अटेम्प्ट करना ही करना है। और 2 तो आपका गलत है, क्योंकि वो केवल डेबिट कार्ड इशू करता है, क्रेडिट कार्ड नहीं करता है।
तो आपका टू गलत है तो टू गलत है, टू गलत, आंसर 1 और 3 आ जाएगा। वो लेंडिंग एक्टिविटी नहीं करता है, क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, केवल डेबिट कार्ड देता है, वहाँ आप पैसे जमा कर सकते हो 1 लाख रुपए तक। और हाँ, ये लोग भी अलाउड है। टोटल उस साल न्यूज़ में था क्योंकि 11 कंपनीज़ को आरबीआई ने लाइसेंस दिया था पेमेंट बैंक को स्टैब्लिश करने का। लाइफाई लाइट फिडेलिटी, वाईफाई का होता है वायरलेस फिडेलिटी, लाइफाई लाइट फिडेलिटी, वहाँ पे हम रेडियो वेव्स की जगह लाइट वेव्स को यूज़ करेंगे एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्या है कि रिसेंटली न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इट यूजेस लाइट एज द मीडियम ऑफ हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, अब वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी कि लाइट का यूज़ कर रहे हैं, एंड सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई, ये न्यूज़ में था, दोनों ही सही है। अब यहाँ पे आईएनडीसी, अब ये बताने की जरूरत नहीं है क्या है, ये भी आंसर है इसका। ऐसा ये सिंपल सवाल है, ये सब सिंपल। उदय क्या था, ये पावर डिस्कॉम्स थे, उनके डेट को कम करने के लिए था। ये सब सिंपल सवाल है। हाँ, आईएफसी मसाला बॉन्ड्स भी, ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स था, बस ये आपको देख लेना है। अब होता क्या था कि इंडिया में जो भी अब कंपनीज है जो बाहर से लोन लेती है तो वो लोग डॉलर्स में लोन लेते थे। अब होता क्या कि अब डॉलर्स में लोन लोगे, अब $70 का लेट से लोन लियो, या आप एक सोचो, अब $1 का लोन लियो जो अभी ₹70 के बराबर है, तो एक तरह से आप ₹70 का लोन लियो, बाद में करेंसी वीक हो जाती है, रुपी वीक हो जाता है और $1 ₹80 का हो जाता है। तो जो आप पहले ₹70 लिए थे, अब आपको ₹80 वापस करना होगा, तो आपको ज़्यादा वापस करना पड़ रहा है। तो अब करेंसी वीक होती है ना, तो जब आप लोन लेते हो दूसरे कंट्री से तो आपको ज़्यादा वापस करना पड़ जाता है। तो इसीलिए पिछले गवर्नमेंट कांग्रेस के टाइम में करेंसी काफ़ी वीक हो गई थी। जब करेंसी काफ़ी वीक हुई थी, जब रुपी काफ़ी वीक हुआ था, तो काफ़ी प्रेशर आ रहा था कॉर्पोरेट हाउसेस से कि अब करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि जो उन लोगों को जो पे बैक करना पड़ रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे बैक करना पड़ता है बिजनेस हाउसेस को। तो इसीलिए आईएफसी मसाला बॉन्ड आया था, ये रुपी डिनोमिनेटेड। हाँ, आईएफसी ही बना रहा है, विच ऑफर्स दिस बॉन्ड्स इज एन आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दे आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। ये दोनों सही है, 8 का सी आंसर है, ठीक है। अब 9th पे आ जाते हैं। अब देखिए, अब 9th और 10th आपका जो हिस्ट्री का सवाल है, लेकिन ये कॉमन से लॉजिक का सवाल है। अब यहाँ क्या पूछा गया, कृष्णदेव राय विजयनगर के बारे में। अब ऐसे देख लीजिएगा, विजयनगर और चोल के बारे में, चोला डायनेस्टी के बारे में यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा पूछती है, तो उसके बारे में थोड़ा आप रिसर्च कर लीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये जितने रिलीजियस आपके मूवमेंट्स रहे हैं, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए। विजयनगर और चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ लीजिए। और बाद बाकी तो ठीक है, गुप्ता और फिर मौर्याज, इधर आपका मेडाइवल में दिल्ली सल्तनत और मुगल, ये सब तो आप देखेंगे ही। अब यहाँ पे देखिए, इधर टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। एक अच्छा राजा क्वालिटी ऑफ द लैंड के मुताबिक ही टैक्स लेगा। और हाँ, इंडस्ट्रीज पे भी टैक्स लेगा, क्यों नहीं लोगे, अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो। केवल एग्रीकल्चर पे क्यों लोगे, इंडस्ट्रीज पे भी लोगे। तो एक अच्छी पॉलिसी 1 और 2 दोनों होनी चाहिए। और कृष्णदेव राय एक अच्छे राजा थे, तो एक अच्छी पॉलिसी मेंटेन किए होंगे, तो दोनों सही ही होगा। आप इसी लॉजिक पे बनाएंगे और आंसर आपका निकल जाएगा। ये कोई इजी सवाल था, लेकिन कॉमन सेंस का सवाल था। अब 10वां देखते हैं, विच ऑफ द, अब ये इटिमोलॉजी से बनाया गया सवाल है। अब उसमें बहुत सवाल इस बार आए थे, जैसे GL-10 ग्रिज लाइटनिंग 10 किसका है, नासा का है, या आप इटिमोलॉजी से बना सकते हैं। भाई साहब, अंग्रेजी नाम है, वो नासा ही रखेगा, इंडिया नहीं रखेगा, जापान नहीं रखेगा, चाइना नहीं रखेगा। उसके अलावा फिर एक सवाल आया था आपका खराई कैमल। जो खराई कैमल है वर्ड, वो खारा से आता है। खारा मतलब ही होता है सॉल्टेड, तो वो सॉल्टेड से लेना कुछ होगा, तो अब सॉल्टेड वाटर हो सकता है। तो अब एटिमोलॉजी से आपको लग सकता है, चमक सकता है कि हाँ, कुछ हद तक आपको लग रहा होगा सही है। अब यहाँ देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। अब संधि विच्छेद करो। मालविक अग्निमित्रम है, मालविका प्लस अग्निमित्र। अब फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी कौन है भाई साहब, पुष्यमित्र सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा का भाई साहब बेटा अग्निमित्र हो सकता है, क्योंकि राइमिंग है। मालविका अग्निमित्र में ये लड़की हो सकती है, ये लड़का हो सकता है, और जनरली लड़की का नाम लव स्टोरी में पहले होता है, तो ठीक है, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। ये एटिमोलॉजी पे बेस्ड सवाल है। अब ये एम्बर बॉक्स वगैरह कहाँ पे है आपको, WTO अफेयर्स में, ये काफ़ी ईजी सवाल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 12वां पे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कैपिटल बजट में, अब यहाँ पे आप क्या देख लीजिएगा, जब लोन लेते हैं, लोन देते हैं, तो जो लोन इज इक्वल टू जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो लोन जब आप ले रहे हैं तो ये आपका हमेशा कैपिटल अकाउंट में होगा। प्रिंसिपल जब आप देंगे वो भी कैपिटल अकाउंट से जाएगा। इंटरेस्ट जब भी होता है ना, इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा ये रेवेन्यू अकाउंट से होता है। इंटरेस्ट रेवेन्यू अकाउंट से होता है, बाद बाकी जो लोन का सारा काम जो होता है वो कैपिटल अकाउंट से होता है। एक्सपेंडिचर और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, ये तो आपका कैपिटल है। ये लोन्स रिसिव्ड फ्रॉम फॉरेन, ये भी आपका कैपिटल है।
और लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स, ये भी आपका कैपिटल, तो आंसर आपका डी 1 to 3 हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो PSUs होता है तो उससे आपको जो डिविडेंड आता है वो आपका रेवेन्यू में आता है, और आप जब डिसइन्वेस्टमेंट करके कुछ रिसीट्स मिलता है तो आपका वो कैपिटल में जाता है, कैपिटल रिसीट्स हो जाता है वो। डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड कौन सा सही है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि ये सब जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है तो इनका जो फाइनेंशियल जो मैकेनिज्म होता है वो GEF के थ्रू होता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के थ्रू होता है। जब आप इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे ये लोग क्या बोल देते हैं, जबरदस्ती के सेक्रेटेरिएट उनकी फंडिंग प्रोवाइड करेगा, तो भाई साहब नहीं करता है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती है, एक कि वो इंटर गवर्नमेंटल है कि आपका वो एक NGO है, दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया मेंबर है कि नहीं है, तीसरा इंपॉर्टेंट होता है कि वो लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है, और चौथा होता है कि उसका जो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है वो कौन कर रहा है। तो जनरली जो ये सब जो कन्वेंशन है CBD, UNFCCC, UNCCD, ये सब का जो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी करता है, उनका सेक्रेटेरिएट नहीं करता है। और ये सब जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वो आपके लीगली बाइंडिंग है, लेकिन बाद बाकी कोई आड़ा टेढ़ा आपका कन्वेंशन पूछ लिया जाएगा तो जनरली वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। अब जनरली जब पूछा गया है तो आपको नहीं पता है तो ठीक है, मान के चलिए इंडिया मेंबर है तभी पूछा गया है। और जनरली जब वो है कि जो आप इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशंस वगैरह तो आप पढ़ के जाओगे, सारा पढ़ ही लिया होता है, और जो आप नहीं अगर सुने हो, कुछ एरा गैरा नाम आ गया तो ज़्यादा चांस है कि इंटर गवर्नमेंटल नहीं होगा, वो एक NGO होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 13th क्वेश्चन में, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शंस थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, जेनरिक स्टेटमेंट सही है। थर्ड देख लेते हैं, इट इज कमिटेड टू द बॉटम अप अप्रोच इंकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन, जेनरिक स्टेटमेंट सही होगा। सेकंड देखते हैं, इट हैज स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स एंड इट्स सेक्रेटेरिएट फैसिलिटेट्स द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यही गलती है, तो 2 गलत है, आंसर C 1 and 3 आ जाएगा। अब 14 देखते हैं, तो ये आपका जो सवाल था ये आपका डायरेक्टली करंट अफेयर्स से था कि उस समय IMF के SDR में जो इंक्लूड किया गया था, किसको किया गया था, रेनमिनबी को किया गया था, चाइना का, और अभी तक टोटल 5 करेंसी, रेनमिनबी 5th करेंसी बना था। 15th सवाल देख लेते हैं कि विथ रेफरेंस टू द IMFC इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, IMFC डिस्कसेस मैटर्स ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइजेस IMF एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क, करता होगा, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज ऑब्जर्वर, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है कि ठीक है वो IMF की मेन चीज़ है, लेकिन हाँ वर्ल्ड बैंक ऑब्जर्वर की तरह क्यों नहीं रखेंगे जब वो एक एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा है, तो बहुत वनंसी है। जब आप किसी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से गलत नहीं प्रूव कर पा रहे हैं तो उसको आप मान लीजिए कि वो सही है। अब राष्ट्रीय गरिमा अभियान है, तो आप इसमें देखेंगे सब गरिमा से रिलेटेड है, गरिमा मतलब क्या हुआ, डिग्निटी, सब डिग्निटी से रिलेटेड है। अब लेकिन इसमें फिर भी आपको आंसर निकालना है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक आपका आंसर होगा, 3 क्वेश्चन सेटर ने जबरदस्ती बनाया होगा। अब देखिए बॉन्डेड लेबर्स के बारे में अभी बात हम क्यों करेंगे, कोई गरिमा अभियान हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ होगा तभी सरकार तभी UPSC पूछ रही है। अब बॉन्डेड लेबर के बारे में आर्टिकल जब आप 23 पढ़ेंगे तो वहीं पे आपका ट्रैफिकिंग बैन है, जिससे रिलेटेड आप बोलेंगे बॉन्डेड लेबर बैन है। और बॉन्डेड लेबर का कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बॉन्डेड लेबर की प्रॉब्लम है इंडिया में, तो ये तो कम ही चांस लग रहा है। मैनुअल स्कैवेंजिंग हो सकता है क्योंकि 2013 में एक्ट भी आया था, ये हो सकता है। सेक्स वर्कर्स से रिलेटेड, रिलीज द सेक्स वर्कर्स फ्रॉम द प्रैक्टिस, अब इतना पॉसिबल भी नहीं है और कुछ ऐसा न्यूज़ में भी नहीं आया था। अब गवर्नमेंट ये प्रोस्टिट्यूशन वगैरह को टच नहीं करती है कि काफ़ी सेंसिटिव इशू होता है। अब रिहैबिलिटेट द होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्सन्स एंड प्रोवाइड विद, अब ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा जेनरिक है, ये थोड़ा स्पेसिफिक है, तो इसीलिए इन दोनों में इसके होने की चांस ज़्यादा है। और ये थोड़ा फील आपको आएगी कि क्वेश्चन सेटर ने ज़बरदस्ती एक ऑप्शन बनाना था तो बना दिया है, उस एंगल से भी सोचना है, क्वेश्चन सेटर के भी एंगल से आपको सोचना है, तो आपको काफ़ी ईजिली कभी कभी आंसर आपका निकल सकता है। अब 17वां सवाल पे आते हैं। 17वां सवाल किस से, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडावल इंडिया। अब ये ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। इसमें क्या है कि दोनों एक अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। अब सिद्धास ऑफ तमिल रीजन वेयर मोनोथियस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेटरी, लिंगायत्स ऑफ द कन्नड़ रीजन क्वेश्चनड द थ्योरी ऑफ रिबर्थ एंड रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की। अब इसमें क्या है कि दोनों अच्छी अच्छी बातें हैं, तो या तो दोनों सही है तो दोनों गलत है। दोनों गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि सिद्धास का ये हो और लिंगायत ये वाला हो, स्वैप कर दें तो हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज ये छपा छपोड़ा है सवाल। अब मतलब छाप दिया गया है, अब इसको छाप दिया गया तो या तो अब देखिए क्वेश्चन सेटर के एंगल से कि या तो सही छापा हो या फिर इस केस में क्या कर सकते हैं कि स्वैप कर सकते हैं, इसका ये कर दें इसका ये कर दें, या तो आंसर नाइदर होगा या बोथ होगा।
अब उस लॉजिक से अगर देखें, अब यहाँ पे देखें लिंगायत आपको पता होगा कन्नड़ रीजन का है, तो मतलब एटलीस्ट ये दोनों एक दूसरे से स्वैप तो नहीं किया गया, तो ज़्यादा चांस है आप सी बोथ 1 और 2 मार सकते हैं। अब यहाँ देखिए इंपोर्ट कवर क्या होता है, तो ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स दैट कुड बी पेड फॉर अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स। अभी लगभग 9 मंथ्स के आसपास है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $542 बिलियन है और इम्पोर्ट्स तो लगभग 600 के आसपास टच करने वाला है। अब ये एक 19 ये इम्पोर्टेंट था उस समय के करंट अफेयर्स के एंगल से। अब यहाँ पे देखेंगे कर्ड्स जो है वो बांग्लादेश के नहीं है, कर्ड्स अपना कर्दिस्तान रीजन, वो टर्की, इराक, ईरान, सीरिया वाले रीजन है। मादेसी नेपाल के हैं, ये सही है। रोहिंग्या म्यांमार के, ये भी सही है। रखाइन प्रोविंस से आते हैं, C2 और 3 आ जाएगा। अब इस बार के बारे में अगर आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो 2021 में अफगानिस्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ तालिबान का टेक ओवर हो गया था। और उसके बाद इधर यूक्रेन काफ़ी न्यूज़ में है, तो यूक्रेन और अफगानिस्तान पे थोड़ा मैप पे रिसर्च कर लीजिएगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं OPCW के बारे में। अब यहाँ पे क्या है कि आप देखिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे तो जेनरिक, इट मॉनिटर्स केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स इमर्जिंग, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस प्रोटेक्शन टू द स्टेट्स अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट्स। तो 2 और 3 तो सही है। अब इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विथ नेटो। अब ये यूरोपियन यूनियन का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब होता तो UN का होता तो मान सकते थे, EU का तो नहीं है भाई साहब। और यूपीएससी को EU का कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्लोबल लेवल का UN का पूछ ले वो अलग बात है, नहीं तो एशिया लेवल का पूछ ले। EU का उतना डिटेल में घुस घुस के यूपीएससी को पूछने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे ही गलत बनाया हुआ है। एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट है, तो आंसर इसका 2 और 3 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी इजी सवाल था। उसमें क्या था कि यहाँ पे जो प्रीमियम आपको देना पड़ता था सबके लिए 2% नहीं था। राबी के लिए 2% है, सॉरी राबी के लिए 1.5% है, खारिफ के लिए 2% और कैश क्रॉप्स के लिए 5% है। तो यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप, ये गलत था। और सारे डिजास्टर्स लगभग कवर है, लोकल डिजास्टर्स वगैरह को भी कवर किया गया। एनिमल लॉसेस और जो से जो डिजास्टर होता है, जैसे डियर्स वगैरह, एलिफेंट्स वगैरह जो से जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है क्रॉप्स में, वो कवर नहीं किया गया है। एनिमल लॉसेस कवर नहीं है, एनिमल इंड्यूस्ड लॉसेस। अदरवाइज लोकल डिजास्टर्स वगैरह को भी कवर किया गया है। और टेक्नोलॉजी वगैरह का भी यूज़ होगा, जैसे गवर्नमेंट ने अभी स्वामित्व यूज़ किया गया था कि ड्रोन से जैसे लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन करेंगे, उसी तरह यहाँ पे भी ड्रोन से हम प्रोसेसिंग करेंगे इंश्योरेंस क्लेम्स को, वो भी इसी फसल बीमा योजना का पार्ट था। आपका 2 सही आंसर हो जाएगा B। 21 का आंसर हो जाएगा आपका B। 22 में आ जाएंगे, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपको कहाँ मिलेगा। अब देखिए इंडिया में जो हॉटस्पॉट है कहाँ कहाँ है। एक आपका है वेस्टर्न घाट्स, दूसरा आपका हिमालयाज है, तीसरा इंडो बर्मा रीजन है मतलब नॉर्थ ईस्ट है, चौथा आपका सुंडरलैंड है जिसमें आपका अंडमान निकोबार आ जाता है। तो या तो आपका जो रिच बायोडाइवर्सिटी अंडमान निकोबार में मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, नहीं तो आपका हिमालयाज में मिलता है। तो कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो ये रिच बायोडाइवर्सिटी वाला जो रीजन है। अब ये हॉर्नबिल है। अब डिजर्ट्स में तो नहीं होगा, डिजर्ट्स में तो भाई साहब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही मिलता है। अब ना ही गुजरात में मिलेगा, वो भी कोई बायोडाइवर्सिटी रिच नहीं है। B और D में ही हो सकता है। अब जम्मू कश्मीर में उतने बर्ड्स नहीं मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में वैसे बर्ड्स मिलते हैं जो माइग्रेटरी होते हैं, क्योंकि बर्ड्स एकदम ठंडे वाले रीजन में नहीं मिलते हैं। ज़्यादा डेंसिटी आपके वेस्टर्न घाट्स, ट्रॉपिकल रीजन वाले एरिया में, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, असम हो गया, हिमालयन रीजन हो गया, वहाँ ज़्यादा मिलता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया। तो अब इन दोनों में भी आप देखेंगे तो D के ज़्यादा चांस है, तो ऐसे ही आपका लॉजिक से निकल जाएगा। और उसके अलावा बर्ड से रिलेटेड अब यूपीएससी थोड़ा फोकस कर रही है। अब यहाँ पे आप ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में पूछ ली, उसके बारे में एक बार यही पूछ ली थी कि ये सब क्या है, रेड मिनीवेट क्या है, कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है, ये सब क्या है। तो आंसर बर्ड्स अब 2019 में पूछा गया था। तो बर्ड्स के इंपॉर्टेंट स्पीसीज आपको पता होने चाहिए। 2022 में इनफैक्ट ये पूछा गया था इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है। 3 बर्ड था, एक गोल्डन महशीर था जो फिश था, वो आंसर था। तो वो भी अब बर्ड्स के नॉलेज पे एक सवाल था। तो बर्ड्स की जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आप नेक्स्ट सवाल अगर देखें तो 20 आपका 3 हो गया। ये पहला और दूसरा इसमें आप देखेंगे ना तो जेनरिक स्टेटमेंट है, ये सही है भाई साहब। अब ये थर्ड में स्वैप कर दिया गया है कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अब ये भी देखना है कि कहाँ स्वैपिंग कर सकते हैं। रिवर बेसिन नहीं रखेंगे, इंडिविजुअल रिवर को हम नहीं रखेंगे यूनिट ऑफ प्लानिंग, क्योंकि 2 रिवर्स मिल रही है तो सेंस नहीं बनता है कि आप इंडिविजुअल रिवर को एक यूनिट ऑफ प्लानिंग रखें। और सेकेंड तो ठीक है, यहाँ ही नेशनल लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो नेशनल लेवल पे ही होगा। और तो 1 और 2 तो सही। आप 3 में देखेंगे तो अब ये यहीं पे स्वैपिंग हो सकती है, चीफ मिनिस्टर है कि नहीं है।
और जनरली अब यूपीएससी एक स्टेटमेंट तो गलत देगी। अब यहीं पे आप क्या कर दिए कि एक्चुअली पीएम से स्वैप कर दिए सीएम को। ये यूपीएससी का कॉमन सी चीज़ है, पीएम से स्वैप करके सीएम कर देंगे, जैनिज्म की जगह बुद्धिज्म कर देंगे, बुद्धिज्म की जगह जैनिज्म कर देंगे, हीनयान की जगह महायान कर देंगे, महायान की जगह हीनयान कर देंगे, आरबीआई की जगह सेबी कर देंगे। जैसे लास्ट ईयर जो पूछा गया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है, ऐसा स्टेटमेंट था, लेकिन वो में था दिया हुआ था, लेकिन वो गलत था क्योंकि एक्चुअली सेबी करता है। उसके अलावा हम देखते हैं नीम कोटेड यूरिया। अभी ये डायरेक्टली करंट अफेयर्स में था, इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया गया था। तो ये एक्चुअली है नीम कोटेड यूरिया स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। अब ये चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड था कि हाँ फिक्स टेन्योर तो इनका है नहीं, एआरसी बोलता है होना चाहिए, है नहीं, और एक्चुअली इसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, तो दोनों गलत, आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 26 में स्टैंड अप इंडिया। अब गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड यूपीएससी गड़बड़ी क्या करता है कि जबरदस्ती कभी कभी ना, यहाँ पे दोनों सही, एस सी एस टी वुमेन से रिलेटेड है, सीट भी प्रोवाइड करता है। कभी कभी जब 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे ना यूपीएससी, जबरदस्ती का 1-2 स्टेटमेंट बना देगा जो उस स्कीम का फीचर नहीं होगा। ये 2017, 18, 19 में यूपीएससी ने खूब धूम मचाया इस एंगल पे। अब 27 वाले सवाल पे देखते हैं कि GIAHS पे ये सवाल है कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, जब आप जीआई पढ़े होंगे तो कभी पढ़े हैं कि GIHS को आपको जीआई टैग प्रोवाइड करना ही होगा, नहीं पढ़े हैं। दैट मीन्स कि ये यूपीएससी का खुद का मंथन किया हुआ, खुद का बनाया हुआ जबरदस्ती का एक स्टेटमेंट है कि देना ही देना है। नहीं भाई साहब, अब यहाँ पे क्या है ना कि यूपीएससी अगर GIHS का फुल फॉर्म नहीं देता अलग बात है कि लोग यहाँ पे जीआई से इस जियोग्राफिकल इंडिकेशन को रिलेट कर पाए, नहीं, जब आप यही फुल फॉर्म ही दे दिए तो अलग, तो फिर ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफिक इंडिकेशन नहीं है ये। तो यहाँ पे अगर यूपीएससी यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं देता GIAHS का तो बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते। लेकिन अब जीआई टैग में जब आप पढ़े हैं तो आप GIHS के बारे में नहीं पढ़े हैं तो ठीक, आप मानिए कि कुछ लेना देना नहीं होगा जीआई और GIHS का, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, तो थर्ड नहीं होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हेरिटेज सिस्टम। अब हेरिटेज सिस्टम जब आप देखेंगे ना तो ये थोड़ा एंशिएंट सिस्टम होता है, तो उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तो हम यूज़ नहीं करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग। तो 3 गलत हो गया, तो ऐसे ही आपका आंसर निकल जाएगा। और पहले स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये 27 हो गया। अब 28 के ऊपर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये तीनों सही है और आंसर 1, 2, 3। अब इसमें क्या है कि रिवर सिस्टम और माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एक सवाल पूछती है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसमें से क्या है? एक्चुअली कोर बैंकिंग में डिफरेंट बैंक ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं, यही होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा कि इट इज़ अ नेटवर्किंग ऑफ अ बैंक ब्रांचेस विद एनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर देयर ओपन देयर अकाउंट। सही है। इसका कंट्रोल, आरबीआई का कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक से कोई लेना देना नहीं है और ना ही एनपीए से कुछ लेना देना है, वन ओनली। तो ये इससे चीज़ से आपको क्या सीखने को मिलता है कि यूपीएससी ज़बरदस्ती का स्टेटमेंट बनाता है। तो जब वो बनाता है तो ठीक है, यहाँ आपको पता था, लेकिन जो सवाल आपको नहीं पता होगा उसमें भी आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि कुछ यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ज़बरदस्ती का बनाया गया है। तो कौन कौन सा बनाया गया है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब ये एनेक्स 1 कंट्री आपका क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, तो काटेगना नहीं है। काटेगना तो बायोसेफ्टी, आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन CDM से रिलेटेड है, तो ये भी आपका क्योटो से रिलेटेड है। CDM तो आपका क्योटो से ही आपका 3 ओनली आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सवाल था आपका कन्वेंशन से रिलेटेड। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ट्रांसक्रिप्टोम क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है कि जब आप DNA का कॉपी बनाते हो RNA में, तो ये होगा इसका आंसर। फुल रेंज ऑफ mRNA मोलिकुल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मिशन इंद्रधनुष किस रिलेटेड है? इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड है। 90% इम्यूनाइजेशन अचीव करने का इसमें टारगेट था। अब यूपीएससी ये हो सकता है कि स्टेटमेंट बना दे कि हाँ 100% करना था। उसके अलावा ग्रीन इंडिया मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है? अब जो NAPCC है उसमें जो 8 मिशंस है उसके बारे में आपको देख ही लेना है। अब वो 8 मिशंस में एक ग्रीन इंडिया मिशन भी है, तब वहाँ पे अब ग्रीन इंडिया मिशन है। तो अब सेकेंड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं होगा। फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड है, ठीक है। अब कुछ ऐसा नहीं है, ग्रीन अकाउंटिंग के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, तो 1 और 2 तो गलत है। क्या आंसर इसका C3 ओनली है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो सवाल है ना, ये कॉमन सेंस का सवाल है कि जब आप किसी अब खाने के सामान में देखेंगे तो इसमें क्या क्या होता है, तो उसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, शुगर कितना है वो दिया होता है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में दिया होता है कि अब
आपका जो ग्रीन बिंदु होता है, रेड बिंदु होता है। आपका रेड बिंदु जो होता है वो होता है नॉन वेज के लिए, ग्रीन बिंदु होता है आपका वेज के लिए। तो ये तो होता ही है। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी होता है, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी होता ही है। लेकिन कोई रिकमेंडेशन मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन ऐसा कुछ कभी आप देखे नहीं होगे। तो 3 तो नहीं होता है, तो 3 नहीं होता है, तो वहीं से आपका इनफैक्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और बाद बाकी 3 होता है तो आंसर 1 to 4 आ जाएगा। तो एलिमिनेशन से भी बन जाता है। प्रोजेक्ट लून गूगल का था, ये बैलून से आप इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। नेट मीटरिंग का आंसर पहला हो जाएगा। ये सोलर टेक्नोलॉजी से, रूफटॉप सोलर से, ताकि आप कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, कुछ आप ग्रिड में डालोगे, कुछ ग्रिड का यूज़ करोगे, नेट जितना आप यूज़ करोगे उसी का आप पेमेंट करोगे। यही कंसेप्ट था नेट मीटरिंग का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये वर्ल्ड बैंक का था, अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब रिपोर्ट्स रिलेटेड आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। बंजारा ट्रेडर्स थे। अब इम्पेरर अशोक का किसने किया था, तो ये जो डिसेवर किया था ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ये सब इजी सवाल है। अब ठीक है, ये फैक्चुअल सवाल था। अब हाँ, यहाँ पे देखिए, अब ग्राम न्यायालय के बारे में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन सेटर के एंगल से देखिए। क्वेश्चन सेटर क्या करता है कि कुछ चीज़ें आपका स्वैप करेगा, जैसे जेनिज्म का बुद्धिज्म कर दे, बुद्धिज्म का जेनिज्म कर दे। कुछ चीज़ें पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट बना देगा। यहाँ पे वही किया, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर, उसने वहाँ पे लिखा होगा बोथ सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, यहाँ लिखा है ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। अब ग्राम न्यायालय के सिविल केसेस से क्यों देखेंगे, क्रिमिनल केसेस क्यों नहीं देख सकते, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। देखेंगे तो भाई साहब दोनों देखेंगे। अब ये एक तरह से आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके नीचे आप ग्राम न्यायालय आप बना रहे हैं। तो जब आप ये बना रहे हैं तो आप दोनों ही केस आप देखोगे ना, केवल सिविल क्यों देखोगे, कोई लॉजिक नहीं बनता। तो ऐसे आपको लग रहा है ये गलत है। दूसरी बात है कि आप क्वेश्चन सेटर के एंगल से देखोगे ना, तो हाँ वहाँ पर उसने देखा होगा बोथ सिविल और क्रिमिनल देख सकता है, उसने एक को नेगेटिव बना दिया और आपका स्टेटमेंट वहीं से गलत हो गया। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। आप लोकल लेवल पे कहना उतने आपके जजेस मिलेंगे नहीं, तो आपको मीडिएटर्स और रिकॉन्सिलेटर्स वगैरह की जरूरत वहाँ पे पड़ेगी, और गाँव लेवल पर पड़ती भी है, इसलिए 2 ओनली है। टीपीपी के बारे में, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली, तो गलत है। इट इज़ अरेंज्ड अमंग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना, ये देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, इसलिए गलत हो रहा है। अब एशिया अफ्रीका समिट है, हेल्ड इन 2015 वाज द थर्ड सच समिट, सही है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हो रहा है, नहीं है, गलत है, 1 ओनली। ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड था, तब इजी सवाल था। MCLR, अब ये दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे ना, फील आ जाएगी कि दोनों भाई साहब सही होगा। अब खराई कैमल के बारे में देखिए, वर्ड जो है ना खारा से आया है। अब इसमें थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड। भाई साहब इंसान ने लायन और टाइगर को डोमेस्टिकेट करके रखा है, तो खराई कैमल क्या चीज़ है, तो इसको भी डोमेस्टिकेट कर लेंगे। तो आपका 3 गलत है, 3 जो गलत है वही से ही आपका आंसर आ जाएगा A1 और 2। और खराई कैमल वर्ड खारा से आता है, तो वहाँ से भी आप सोच सकते हैं। अब ये 45th है, तो इसमें आप देखिए अंडमान, वो जो 11 मीटर का लंबा केला का कोई वृक्ष कहाँ मिला। अब अंडमान आइलैंड में मिल सकता है, अन्नामलाई फॉरेस्ट भी वेस्टर्न घाट्स में मिल सकता है। मैकाल आपका सेंट्रल इंडिया में कम चांस है, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में मिल सकता है। अब जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ मिलने का चांस ज़्यादा है, तो उसमें आप C को एलिमिनेट कर सकते हैं, A, B और D आपका रहेगा। इसमें आप एक मारेंगे तो आपका देख लीजिए अब सही होगा गलत होगा। इसका आंसर अंडमान आइलैंड्स था। अब ये जनरली बहुत ही फैक्चुअल सवाल था। अब 46 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अस्त्रधारिणी क्या है। अस्त्रधारिणी, शस्त्र होता है वैसा कोई आपका वेपन जो आपके साथ रहता है, जैसे तलवार हो गया, बंदूक हो गया। अस्त्र होता है जिसको फेंक के मारा जाता है, जैसे आपका तीर हो गया या गोली हो गई, जैसे बंदूक की जो गोली हुई वो आपका अस्त्र हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि अस्त्रधारिणी, वो अस्त्र को रखता है, तो अस्त्र भी होना चाहिए, अस्त्र को रखने वाला भी कोई चीज़ होना चाहिए। अब यहाँ देखिए न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर ही आपका विक्रमादित्य है, विक्रांत है, विराट है, तो ये तो नहीं है। और आपका न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी कौन है आपका, वो आपका है INS अरिहंत है। तो ये 2 तो नहीं है आपका, ये 2 तो आप डायरेक्टली पढ़ते ही हैं डिटेल में। अब यही 2 में होगा। और यहाँ पे देखिए टॉर्पीडो आपका अस्त्र है, यहाँ पे कुछ आपका अस्त्र की फीलिंग नहीं आ रही है, तो इसलिए आंसर आपका C हो जाएगा। ग्रिज लाइटनिंग इनमें से क्या है। अब देखिए नासा के द्वारा है, कुछ है, या जापान का है, या चाइना का, इसरो का। इसरो का होता तो हिंदी में नाम होता, चाइना का होता चाइनीज में होता, जापान होता जापानीज में होता, नासा का होगा तो इंग्लिश में होगा। ग्रिज लाइटनिंग आपका इंग्लिश है, तो नासा का होगा, ये आपका आंसर है। ये आपके एटिमोलॉजी से डायरेक्टली बन जाएगा। अब यहाँ पे 48 में देखिए मिलेट्स रिलेटेड सवाल है। विथ रेफरेंस टू द इनिशिएटिव फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब ये सारे आप स्टेटमेंट्स को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको हैक, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको थर्ड में क्या बोल रहा है ना कि फ्री किट्स बांट देंगे, तो इतना फ्री नहीं होता, जनरली गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बांटती है, तो इसलिए थर्ड गलत है। और वहीं से आपका 1, 2 सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा
C1 and 2। 49 स्वदेशी बॉयकॉट किससे रिलेटेड था, तो ठीक है आपका ये आंसर हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ यहाँ पे देखिए स्वैपिंग की गेम फिर से यूपीएससी कैसे करती है। यहाँ पे जस्ट क्या है कि 2 3 बहुत ही जेनरिक है। आप फर्स्ट अगर देखेंगे बोधिसत्व सेंट्रल, तो हीनयान नहीं, वो महायान में, यहाँ हीनयान महायान में जस्ट स्वैपिंग कर दिया गया है। आंसर है B2 and 3। अब हीनयान में क्या है ना कि कभी ह्यूमन फॉर्म की पूजा ही नहीं की गई है। हीनयान में केवल सिंबल्स की पूजा की गई है। और जब महायान आता है तब बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म दिया जाता है और ह्यूमन फॉर्म की पूजा की जाती है। और बोधिसत्व तो महायान का कंसेप्ट है। अब 51 पे आ जाते हैं। अब 51 में क्या है कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये भी एक एनजीओ है। विदाउट बॉर्डर्स जितना भी है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये सब एनजीओज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 52। अब ये ऐसे सवाल मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर रखे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल है। टीम इनमें से क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड है ग्लोबल इनिशिएटिव टू फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और थर्ड है इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प रीजन बिकॉज रिकॉग्नाइज डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। 2 और 3 जो है जेनरिक है, तो होना ही है। यहाँ पे क्या इतने सारे आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, तो आपका गलत है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन ही गलत होता है क्योंकि यूपीएससी वहीं पे आपका स्वैप कर सकती है और वहीं करती भी है। और जनरली आड़ा टेढ़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है और उसको एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लेस कर देती है, IMF, यूनेप और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो जनरली वो गलत होता है। आंसर इसका C2 and 3 है। ये इस तरह का आपको बहुत मिल चुका होगा, आप प्रीवियस ईयर में देखे होंगे अगर सही से आप एनालाइज किए हैं तो। रेड सैंडर्स क्या है कि रेड सैंडर्स आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं मिलता है, डिसिडुअस में मिलता है, इसलिए सेकंड गलत है, फर्स्ट तो सही है। आंसर हो जाएगा 53 का A। अब 54 में देखते हैं UN रेड प्लस, सब जेनरिक है, अब सारा आंसर हो जाएगा D। आप ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल इनमें से क्या है, आप डायरेक्टली पढ़े नहीं होंगे फॉर श्योर, लेकिन है क्या आपको अगर पता करना है तो। अब देखिए यहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द मल्टीलैटरल रेड प्लस इनिशिएटिव्स बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, भले मान सकते हैं, हो सकता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर द गवर्नमेंट बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड एंड क्वांटिफाई द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, हो सकता है। इनिशिएटिव फॉर द यूनाइटेड नेशंस टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, ये तो ग्रीन क्लाइमेट फंड है। और इट इज़ एन इंटर एग्रीमेंट रेटिफाइड बाय ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू स्प्रेड लेवल्स बाय 2022। ऐसा कुछ नहीं, ये तो एक्चुअली पेरिस आउटकम्स थे और ये 22 नहीं, ये 20 था ये। ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती कैसे बनाया भी गया, तो B और C तो आपका नहीं होगा। और A और D में देखेंगे तो अब एक रेड प्लस के बहुत सारे हज़ारों इनिशिएटिव होते हैं, तो अब उसमें हज़ारों आपको रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आप लॉजिकली देखेंगे आंसर A हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल क्या होते हैं, ये फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की एक कोहेरेंस के लिए बनाई गई है और इट इज़ हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो 2 सही है, 3 भी सही, आंसर C2 and 3 है। नीति आयोग का कुछ लेना देना नहीं है और ज़बरदस्ती यहाँ पे नीति आयोग चिपका दिया जाता है। नीति आयोग क्या क्या काम करता है, कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि अब यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि हाँ ये चीज़ क्या कौन कर रहा है, तो नीति आयोग कर रहा है। तो अगर आप नीति आयोग के बारे में अच्छे से नहीं पता है तो आप वो ऑप्शन एलिमिनेट सही से नहीं कर पाओगे। जो भी काम नीति आयोग कर रहा है वो आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगले सवाल पे हम जाते हैं। 57 में आ जाते हैं एजेंडा 21 से रिलेटेड। एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। 21 स्टैंड्स फॉर 21st सेंचुरी। अब यहाँ पे क्या है कि इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सही है। ये ऑरिजिनेटेड इन 2002 नहीं, ये 1992 में ऑरिजिनेट कर गया था, ये इसका आंसर हो गया। सत्य शोधक समाज ये फूले का था, तो यहाँ का आंसर महाराष्ट्र होगा। वायरसेस कैन इन्फेक्ट सभी को कर सकता है, क्यों नहीं कर पाए, तो आंसर हो जाएगा D 1 2 3। और उसके बाद अलावा देखते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग किससे रिलेटेड है, कर्बिंग ऑफ द टैक्स इविजन बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज। ये सब सिंपल सवाल है। पहला NIMZ यहाँ पे आंध्र प्रदेश से बनने वाला था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन, इसका आंसर है। 1 और 3 जबरदस्ती का बनाया गया है, तो इसका आंसर 62 का B है। अब हम 63 देखते हैं। 63 में अगर हम देखेंगे स्वयं किससे रिलेटेड है, अब ये भी सिंपल ही सवाल था, अभी एक्चुअली रिलेटेड है प्रोमोटिंग द यहाँ पे आपका क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री, डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड एक्चुअली। स्वयं प्रभा तो आपका टीवी चैनल भी आता है, वो भी डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है। अब ये स्वयं है मतलब मैं खुद, तो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है या फिर ठीक है ये भी हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, ये तो ऐसे कोई स्कीम ही नहीं है, वो तो आप मुद्रा बोल लो, चाहे आप स्टैंड अप इंडिया बोल लो, वो है। एजुकेशन ऑफ हेल्थ ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, इसके लिए सबला वबला स्कीम है।
ये इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आप डिटेल में मेंस में पढ़ते कुछ पढ़े नहीं होगे, तो बेस्ट ऑप्शन आपका डी ही होगा। क्योंकि आपको बी जो है वो है एक्चुअली स्टैंड अप इंडिया, सी जो है आपका वो है सबला, डी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बहुत कुछ आप पढ़े होगे, कौन कौन आपका इंपॉर्टेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जैसे कुदम श्री मॉडल है आपका, माराडा मॉडल है आपका, तो कहीं आप वो नाम नहीं पढ़े होगे। तो बेस्ट ही आपका जो बचा है आपका वो यही बचता है। मॉन्टेक चेम्स ऑफ रिफॉर्म, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है। अजंता एलोरा में क्या कॉमन है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आप ऐसे सवाल में आप क्या कर सकते हैं। इतना पता होगा महाबलीपुरम में, ठीक है, पांडवस वगैरह का वहाँ बना हुआ है, तो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, ये आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड, सेम रिलीजन तो है नहीं, तो 2 आप एलिमिनेट ऐसे ही कर लोगे। अब रही बात आप रॉक कट तो दोनों है ही है, तो 3 तो होना ही है, तो बी सी में आंसर है। अब 1 बच गया, बोथ बिल्ट इन द सेम पीरियड, अब बहुत कम चांस है कि सेम पीरियड में बनेगा। अब 15 साल आगे पीछे भी बना तो भी सेम पीरियड आप नहीं बोल सकते हो। मान लो इस 15 साल में अगर आपका अजंता बन रहा है और इस 15 साल में आपका महाबलीपुरम बन रहा है, तो ये बोल सकते हैं सेम पीरियड। लेकिन यहाँ आपका अजंता कंप्लीट हो गया, उसके बाद महाबलीपुरम स्टार्ट हुआ, तो सेम पीरियड आप नहीं बोलोगे। तो बहुत ही कम चांस है कि उन दोनों का जो पीरियड है वो कोइंसाइड करे। बिटकॉइंस में क्या है कि एक्चुअली ट्रैक नहीं कर पाता है सेंट्रल बैंक, तो 1 गलत है, बाद बाकी तो दोनों सही है। और 67 में यहाँ पे देखेंगे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बिन सेटअप बाय एपेक, ये गलत है, ये ब्रिक्स ने बनाया था फोर्टालेजा डिक्लेरेशन 2014 में, और सभी मेंबर कंट्रीज़ का जो बराबर स्टेक है, 5 कंट्रीज़ का 20% का, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो संघाई में है, तो इसका आंसर है B2 ओनली। गदगिल कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, तो आपका वेस्टर्न घाट्स वगैरह से रिलेटेड है। गदगिल ने बोला था कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया पूरे वेस्टर्न घाट्स को डिक्लेयर करो, कस्तूरी रंगन ने बोला था 37% को ही केवल करो। 69 अब थोड़ा डिफिकल्ट सवाल, इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसका आंसर जो है वो एक्चुअली B2 and 3 है। अब 70 देख लीजिए, 70 अब क्या है आपका, नॉट ए मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। अब यहाँ पे अब जब आप पढ़ेंगे आईआर, तो आप देखेंगे कि एक्चुअली सऊदी अरेबिया वो अरब कंट्री है और ईरान जो है पर्सियन कंट्री है। तो ये जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में ना जनरली सब अरेबियन कंट्रीज है, ये पर्सियन कंट्री है, इसलिए आंसर ये नहीं है इसका मेंबर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का, ये सब यहाँ अरब कंट्री है। और ये दोनों में काफ़ी टसल चलता है, तो दोनों एक साथ तो रह ही नहीं सकते, तो एक ही दोनों में आंसर होगा। और ठीक है, गल्फ सऊदी अरेबिया अरब कंट्री है, तो वो तो होगा ही जीसीसी का पार्ट, तो ईरानी आंसर हो जाएगा आपका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, अब स्कीम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आता है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के बारे में पूछा है, टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइन विद द इंडियन हाउस होल्ड्स इन टू द इकोनॉमी, ये था इसका प्लान। एफडीआई से कुछ लेना देना नहीं है। इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना है, हाँ ये भी सही है, तो आपका C1 and 3 आंसर है। इंडिया लगभग 900 टन ऑफ गोल्ड इंपोर्ट करता है, जो लगभग 25 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। अब ये तो बढ़ भी गया होगा, ये मैं 3-4 साल के पहले का डेटा बता रहा था, वो लगभग अभी 40 बिलियन डॉलर्स के आसपास हो गया होगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, इतना इससे ज़्यादा इजी सवाल तो कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। मुद्रा योजना किससे रिलेटेड है, यही आंसर होगा आपका। हाँ, कौन सा मिनरल्स कहाँ पाया जाता है, आपको कन्फ्यूजन होगा कि वहाँ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो मान लीजिए पाया जाता है, आंसर हो जाएगा डी ऑल। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF का है, तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, अब यूपीएससी ध्यान देता है इस पर। अब यहाँ पे देख लीजिए अटल पेंशन योजना, तो ये सही है ओनली, ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इसलिए गलत है। अब ये 2 ऑप्शन में आपका बच गया, आप निकाल सकते हो। अब ये थर्ड आपको गलत लगेगा, लेकिन है एक्चुअली ये सही। आरसीपी एशियान का ये एक्सटेंडेड है, एशियान में 10 कंट्रीज़ है, आरसीपी में 16 थे, अब इंडिया तो पार्ट नहीं रहा। और इन 10 के अलावा जो है चाइना है, इंडिया तो अब नहीं रहा पार्ट, जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द BE, किस पे मिलेगा, कोई लॉजिक नहीं है कि किसी में ना मिले, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आइटर किससे रिलेटेड है, तो ये फ्यूजन से रिलेटेड है, फिशन नहीं फ्यूजन से रिलेटेड, उसमें टोकामक का मैग्नेट होता है जो कॉन्स्टिट्यूट कर देता है, उसके बाद प्लाज्मा में कन्वर्जन करते हैं, उसके बाद एक्चुअली
वहाँ से फ्यूज़न से एनर्जी बनाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये देखिए एक्चुअली ईरी मतलब होता है ना लैंड, तो ये थोड़ा आपको सही लगेगा, मेरे को बस इतना पता था, तो वन तो होना ही है, तो ये नहीं किया, अब ये नहीं किया, अब इन दोनों में कोई एक सही है, अब आप एक मार सकते हो। विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण को ना ब्रह्मदेया बोलते हैं। तन्यूर भी एक तरह का विलेज होता है चोला एडमिनिस्ट्रेशन में। घाटी का ये सही है, दे आर कॉलेजेस। 81 में देखिए इंटरनेशनल सोलर लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है ये सही है, ये ऑल मेंबर्स नहीं है, गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और ऐसे भी आपको पता होगा। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, अब ये देखिए ये भी आप बना सकते हो, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म किससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्चुअली रिफ्यूजीज से रिलेटेड कुछ है, तो उस समय रिफ्यूजीज से रिलेटेड कुछ नहीं किया गया था, वो इसलिए सब यूरोपियन कंट्रीज को लोग गालियाँ दे रहे थे। कुछ किया गया था तो न्यूज़ में तो होता। एजेंसी ऑफ द ईयू दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजन, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है, ट्रेड भी हो सकता है, डील विद द कन्फ्लिक्ट्स अराउजिंग विद मेमोरी, तो कन्फ्लिक्ट अराउजिंग विद द, अब यहाँ स्टेबिलिटी मैकेनिज्म कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड होता है तो कोर्ट्स हो सकता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हो सकता है। अब ट्रेड से रिलेटेड एफटी होता है, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट होता है, उसके अलावा कोई स्टेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं होता कि ट्रेड स्टेबिलिटी हम इंश्योर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नहीं हो रही है तो कम होगा, कुछ ऐसा नहीं होता कि हम ट्रेड की स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखेंगे। तो अब मॉनेटरी स्टेबिलिटी आईएमएफ का साथ साथ आप बहुत ये टर्म सुनते होगे, तो ये भी हो सकता है कि यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म में फाइनेंशियल असिस्टेंस हो कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ जाए, तो स्टेबिलिटी वर्ड थोड़े से मैच करता है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। और ईयू भी क्या फाइनेंशियल दुनिया से उसका ज़्यादा लेना देना है, उसका ज़्यादा मतलब है नहीं कि पॉलिटिकली रिलेशंस कैसा है, रिफ्यूजीज़ पे हम काम करें या नहीं करें, लेकिन हाँ मॉनेटरी स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ड्रिप इरिगेशन का क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है। ड्रिप इरिगेशन से होता क्या है कि हाँ पानी कम लगता है तो फर्टिलाइजर्स भी कम लगता है, पानी में हम डाल के दे देते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती है। अब पानी कम होता है तो वीड भी कम होता है, और फिर सॉइल इरोजन भी कम होगा, सैलिनिटी बढ़ जाती है। जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ एसिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पानी कम होता है वहाँ एसिडिटी कम होती है। जब पानी कम होगा तो एसिडिटी कम होगी तो सैलिनिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी, तो इसलिए ये गलत है, आंसर 1 और 3 आ जाएगा। अब ये सब पॉइंट आपको फटफट अगर मेंस में अगर आपका आ जाए सवाल कि ड्रिप इरिगेशन के क्या क्या बेनिफिट्स है, तो फटफट पॉइंट निकलने चाहिए। पानी कम लगेगा आपका तो इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा, तो फर्टिलाइजर्स भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, वीड कम होगा, इरोजन कम होगा, आपका एसिडिटी कम होगा, तो ये सारे पॉइंट्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आएगी, ये सारे कट पॉइंट आपके फटफट निकलने चाहिए। 84 डिजी लॉकर का लॉगर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सही है, इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट्स, ये भी सही है। लिंकिंग किसका किया गया था, गोदावरी कृष्णा का कर रहे थे, ये सब न्यूज़ का सवाल था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं था इसमें। अब यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन था, कार्बन मोनोक्साइड था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन नहीं है, उसके अलावा O3 था, PB था, NH3 था, और PM2.5 और PM10 है। ये तो 8 हो गए, और NAQQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में 4 और आ जाते हैं, बेंजीन, बेंजोपायरिन, निकल और आर्सेनिक। अभी एस्ट्रोसैट से रिलेटेड देखिए, अब इसमें क्या है ना, इंडिया के अचीवमेंट को कुछ ज़्यादा ही जब ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो ज़्यादातर वो स्टेटमेंट गलत होगा कि अदर देन USA एंड रसिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी। भाई साहब चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये सब महारथी हैं, वो सब नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया थर्ड कंट्री बन जाएगा इतना जल्दी, तो कम चांस है, तो इसीलिए थोड़ा एग्जैजरेटेड लग रहा है। अब एक बार 2017 में सवाल आया था कि सोलर वेफर्स में इंडिया का थर्ड रैंक है या सेकंड रैंक है, इतना आगे इंडिया आ ही नहीं सकता है, तो ये ग्लोरीफाइड, ओवर ग्लोरीफाइड, एक्सोजरेटेड है, तो इसलिए गलत है। अब यहाँ पे देखिए 2 फैक्ट है, जिस भी स्टेटमेंट में आपके 2 फैक्ट है ना, उस स्टेटमेंट को आप गलत मान के चल सकते हैं कि भाई साहब इसका मास एक्जैक्ट 2000 किलो होगा, नहीं हो सकता। राउंड ऑफ अगर ये बोले कि हाँ नियर अबाउट 2000 किलो है तो अलग बात है, 2001 भी है तो ये भी आपका स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। ऊपर से यहाँ 2 फैक्ट है, दोनों फैक्ट सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25%, क्योंकि हाफ इंटू हाफ होता है 1/4, डेट इज 25%, तो इसलिए 25% ये सही है, तो ज़्यादा चांस ये गलत है, तो इसको भी गलत मानो, आपका डी नीदर आ जाएगा। अब उसके बाद 88 में आ जाओ, अराघट्टा क्या है, तो अब ये वाटर व्हील है, पर्सन व्हील था, वाटर को उठाने के लिए यूज़ करते थे इरीगेशन में। अब एटलीस्ट
अब यहाँ पे देखिए एक सवाल आया था आपका ब्रह्मदेया से रिलेटेड। मैं आपको बस बताना ये चाहता हूँ कि जब आप पेपर पढ़ रहे हैं ना तो आपका एकदम आँख एकदम अच्छे से खुली होनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ, लैंड ग्रांट से रिलेटेड कुछ एक सवाल आया था। जो एक सवाल आया था ना, इरीपत्ती घाटिका तनियूर, तो उसमें जो इरीपत्ती था उसमें लैंड ग्रांट्स था एक्चुअली। और यहाँ पे क्या है ना कि ज़बरदस्ती लैंड ग्रांट से रिलेटेड एक सवाल बनाया गया। अब कहीं एक ऑप्शन इस सवाल में कुछ ना कुछ बनाना था, मिल नहीं रहा था, तो एक लैंड ग्रांट का ऑप्शन बना दिया गया। तो मान के चलिए जब उधर लैंड ग्रांट दिया हुआ तो ये तो गलत ही है। अब बाद बाकी 3 में आप मार सकते हैं। अब 89 पे आ जाइए। जो आप पढ़ेंगे तो आप श्रमण और परिव्रजक तो आपको पता है कि वो वॉन्डरर्स होते हैं। श्रमण से ही जैनिज्म निकला है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। अगर हारिका होता है वही ब्रह्मदेया, जो ब्राह्मण को जो ज़मीन दिया जाती है, और मागध वही होते हैं जो क्रॉनिकल्स रखते हैं। ये महाराष्ट्र ने स्टेट बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया था, ब्लू मॉर्मोन को। मंगलयान, इट इज़ कॉल्ड अ मार्स ऑर्बिटर, ठीक है। इंडिया द सेकंड कंट्री टू है, फिर ये एग्जेजरेटेड है, इसलिए गलत है। हाँ, मेडन मिशन में सक्सेसफुल होना इंडिया पहला था, ये न्यूज़ में भी काफ़ी था। 92 मेन रीज़न फॉर ये तो एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये डोमिनियन स्टेटस ही देना था। अब यहाँ पे 94th में भी आपको एक लर्निंग हो सकती है। अब देखिए, मेरे को इतना पता था कि बोधगया भाई साहब बिहार में, हर किसी को पता होगा, बघेलखंड एमपी में है, तो 1 तो आपका गलत है, तो 1 तो नहीं हो सकता। अब ये 2 बच रहा है। बाद बाकी 2 और 5 तो सही था। खजुराहो आपका बुंदेलखंड में है, तिरुपति आपका रायलसीमा में। ये दोनों में मैं दोनों महाराष्ट्र में है, नासिक और शिरडी, लेकिन विदर्भ और मालवा में आता है कि नहीं आता मैं श्योर नहीं था। अब देखिए कि अब इन दोनों के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितना, अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा। 2 और 5 तो हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 5, यहाँ 3 और 4 एडिशनली सही है। अब दोनों की सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, इसकी भी सही होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, दोनों की सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 25% है। तो 25% है कि आंसर ये होगा, और 75% आंसर ये होगा। तो ये मार दो और आंसर सही निकल जाएगा भी, ठीक है। ये इसका आंसर डी है, पॉलिटी का इजी सवाल है। जब आर्टिकल 249 और 312 में जब राज्यसभा वोट करता है ना, तो 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग से करता है, और 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हाउस केवल एक ही बार यूज होता है जब प्रेसिडेंट इम्पीच होता है। अदरवाइज स्पेशल मेजोरिटी में ना, दैट इज 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग विच शुड बी मोर देन हाफ ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 96 देखते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ, अच्छा इनलैंड पोर्ट की बात की गई, वो राजस्थान ने किया है, जलोर में। यहाँ पे क्या है कि $1000 बिलियन कर दिया, एक्चुअली $100 बिलियन से। एक जीरो एक्स्ट्रा लगाने की यूपीएससी की आदत लग गई थी, कुछ दिन तक, कुछ साल तक चली थी, 1-2 साल तक, फिर अभी खत्म हो गया है। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इवन नीति आयोग का एक कोई NIIF फंड था 40,000 करोड़ का, उसको 4 लाख करोड़ का बना दिया गया था एक एक्स्ट्रा जीरो डाल के। यूपीएससी ये करती है, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए SDG हाल फिलहाल की चीज़ है, तो 1972 की चीज़ बना दिया, यहीं से वो गलत है, और ये तो भाई साहब सही है ये। अब हम 99 में आ जाते हैं कि मैन हू न्यू इन्फिनिटी, मैथ से रिलेटेड है, रामानुजन मैथमेटिशियन थे, ये फिजिसिस्ट है, ये भी फिजिसिस्ट है, ये भी फिजिसिस्ट है, यहीं से आपका निकल जाएगा आंसर। हाँ, यहाँ पे ये 21 साल होता है, तो ये गलत है। अब पंचायत रिकन्स्टिट्यूशन, ये सही बात है, तो इसका आंसर 2 ओनली है। तो ये 2016 को पूरा अच्छे से मैंने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा 2013 का, 2014 का और 2015 का भी ऐसे डिस्कस कर लेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ये सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, और जो भी कुछ आपको नई चीज़ सीखने को मिला होगा तो उसको आप अंडरलाइन करके कहीं पे रखिएगा, जिसको आप प्रीलिम्स से 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आप रिवाइज कर सकें। सो दिस इज़ ऑल, यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। आपको ये चैनल अगर अच्छा लग रहा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, और उसके अलावा कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हैं तो आप वो वीडियोस के बारे में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी जो मेरी इंपॉर्टेंट PDFs है, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा।